सेकंड कंपोनेंट ऑफ फैमिली हेल्थ इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है हेल्थ का और एक बड़ा टॉपिक है। इसमें जैसे कि मिसाल के तौर पे सेफ़ मदरहुड की बात की जाती है। अब देखिए, माँ बनना और फिर माँ बनने के बाद ज़िम्मेदारियाँ निभाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर माँ अपनी हेल्थ का ख़्याल नहीं रखती तो वो अपने बच्चे की भी हेल्थ का ख़्याल नहीं रख पाएगी। अगर माँ अवेयर्ड नहीं है हेल्थ इश्यूज़ से तो वो बच्चे के हेल्थ इश्यूज़ को जल्दी से भांप नहीं सकती और जान नहीं सकती, और डिले डायग्नोसिस की तरफ मामला जाएगा, कॉम्प्लिकेशन की तरफ मामला जाएगा। तो माँ की जो तरबियत है ना, हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिफ़ोर मैरिज एक काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। फ़ीमेल फिजिशंस के लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह ताला इन्होंने आगे अपना कैरियर कंटिन्यू करना होगा, तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ रहा है जिसमें आपको ये समझ में आने लगे कि इस लड़की की अनकरीब शादी होने वाली है, तो उसको बुलाएं और काउंसिल करें। और इसी तरीके से फैमिली को भी इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि वो अपनी लड़कियों को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, काउंसिल करवाएं और ओपन डिस्कशन कराएं अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, अगर छोटी सी एक मिसाल लेता हूँ, छोटी सी, बहुत छोटी सी मिसाल, से फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीमेल है और उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है और वो बताती नहीं है ये प्रॉब्लम अपनी, या सही तरीके से उसका इलाज मुआवजा नहीं हो पाया, तो इट विल अल्टीमेटली इफ़ेक्ट हर मैरिटल लाइफ, और फिर आगे जो फर्टिलिटी है उसके भी मुतासर होने के चांसेस हैं। तो बेहतर ये होता है कि शादी से पहले गायनेकोलॉजिस्ट से एग्ज़ामिनेशन करा लिया जाए, डिस्कशन कर ली जाए, काउंसलिंग कर ली जाए। एटलीस्ट काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। सर्टेन इश्यूज़ होते हैं जो कि एक फ़ीमेल फिजिशन, डॉक्टर, तबीबा फ़ीमेल को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देती है, बनिस्बत इसके कि बाद में आए और बाद में जो है वो इस्लाह की जाए, तो वक्त निकल चुका होता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा चुकी होती हैं। तो बेहतर ये है कि माँ बनने से पहले बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन में लाया जाए, अवेयरनेस सेशंस दिए जाएं, और माँओं की भी तरबियत हो। जिनकी 4-4 5-5 बच्चे हैं, उनकी तरबियत हो कि भाई आपकी बेटी की अगर शादी होने वाली है तो आप ये मैसेजेस अपनी बेटी को समझाएं। तो ये सेफ़ मदरहुड इवन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और फिर इसमें आगे भी बहुत सारे दर्जे हैं जिसमें सेफ़ मदरहुड के हवाले से चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। एंटीनेटल केयर, अब फिर वही बात आ गई कि अब से फॉर एग्ज़ाम्पल कंसेप्शन हो गया, प्रेगनेंसी ठहर गई, तो अब माँ को क्या ख़्याल रखना है अपना, किन किन चीज़ों पर तवज्जो देनी है, अपनी डाइट पर, अपने फ़िज़िकल, अपने मेंटल स्टेट पर तवज्जो देनी है, रेस्ट करना है, ज़हनी सुकून चाहिए उसको, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तमाम जो केयर्स हैं, एंटीनेटल केयर है, भरपूर इसकी तफसील है, जब इंशाल्लाह मौका आएगा तो उसको पढ़ाएंगे आपको। ऐसे डिलीवरी केयर है कि डिलीवरी के दौरान क्या क्या केयर करनी है। एकदम एक पैनिक मच जाता है, ठीक है ना, हमारे जो सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन है, अरे अरे चले चले ठीक है, लेकिन उसमें हैंडलिंग कैसे करनी है। अब माँ को घर से अस्पताल तक मुंतकिल करना है और उसको लेके जा रहे हैं ऐसे रिक्शे में जिसके शॉक्स ही ख़राब हैं, तो इतने झटके लग रहे हैं, इतने झटके लग रहे हैं कि आए दिन हम ये भी ख़बर सुनने को मिल जाती है कि रिक्शे में विलादत हो गई, या ट्रैफिक रूट वो ऐसा ले लिया जहाँ ट्रैफिक जाम है। तो ये बहुत सारे मसले हैं, ठीक है ना। अब अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी हमारी इतनी ज़्यादा मुनज़्ज़म नहीं है कि कोई बहुत स्मूथली एक पेशेंट अपने घर से अस्पताल तक पहुंच जाए। कई कार्डियक पेशेंट्स रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं। बहरहाल ये इश्यूज़ तो हैं। बहरहाल डिलीवरी केयर एक एस्पेक्ट है।
پوسٹ نیٹل کیئر، ڈیلیوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، اب کیا کیا کیئرز کرنی ہے. فیملی پلاننگ کیوں ضروری ہے؟ فیملی پلاننگ سے لوگ اکثر یہ مراد لیتے ہیں کہ اسقاط حمل یا خدا نخواستہ ایبورشن. نہیں، یہ نہیں ہے تصور. فیملی پلاننگ یہ ہے کہ اوائڈنس آف انوانٹیڈ پریگنینسی تھرو سرٹن میتھڈس. اگر کپل نہیں چاہ رہا ہے اگلے بیبی کو مینٹین کرنا تو اس کے لیے چند طریقے ہیں، اس کو کہتے ہیں فیملی پلاننگ. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بچہ گرا دینا، بچے کا قتل کرنا، بچے کی ابارشن کروا دینا زبردستی، یا انفینٹیسائیڈ، یا خدا نخواستہ جینوسائیڈ. یہ مرکزی خیال نہیں ہے فیملی پلاننگ کا. ٹھیک. نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے پرابلمز ہیں، یہ بھی آتی ہیں خواتین کو. بچہ اور بچے کی غذائی قلت، یہ اس وقت پاکستان سب سے زیادہ اس میں گراف اوپر جا رہا ہے انفارچونیٹلی. عمران خان صاحب جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر، وہ اس چیز پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہے، ان کی بڑھوتی اچھی نہیں ہے. اور یقین جانیں کہ جب بچوں کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم کی صحت اچھی ہوگی اور ہم کوئی پروڈکٹیو نیشن بنیں گے. تو ایک ریالٹی تو یہ ہے نا. آل دو کہ وی آر نیوکلیر پار، لیکن اگر ہمارے بچوں کی صحت اچھی نہیں ہے تو ایسے نیوکلیر پار کا کیا کریں گے ہم؟ تو ہمیں پروڈکٹیو نیشن چاہیے، ہمیں صحت مند لوگ چاہیے، ہمیں صحت مند قوم چاہیے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے زچہ بچہ کے لیول پر صحت اچھی ہو اور غذائی قلت کا سامنا نہ ہو. لو برتھ ویٹ بیبیز، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. پھر ایس ٹی آئیز ہیں، یعنی سیکچولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز لائک ایڈس، ہیپاٹائٹس بی، سی، سفلس، گنوریا، ایسے ہی ریپروڈکٹیو ٹریک انفیکشنز ہے. یہ سب ان چیزوں کا ذکر یہ بھی آتا ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں. پھر ایڈولیسنس ہیلتھ، ایک مقصد سن بلوغت میں جو تبدیلیاں آتی ہیں فزیولوجیکل، اس کو ایڈریس کرنا، اس کے مطابق ڈائٹ کو ایڈوائز کرنا اور اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا، ایکسرسائز کو شامل کرنا، بیڈ ہیبٹ سے بچنا اور مائنڈ کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینا. یہ دیکھیے، یہ وہ ایج ہوتی ہے ایڈولیسنس کی جس میں ایک ٹرانزیشن آ رہا ہوتا ہے، امیچورٹی ہوتی ہے اور ایک تھنکنگ جو ہے وہ تھنکنگ پروسیس بڑا ایڈوانس ہوا ہوتا ہے. تو اس دوران اگر غلط سوچیں ذہن میں پیوست ہو جائیں تو آدمی کی پرسنالٹی خراب ہو سکتی ہے. تو سیکنڈ اسکوپ ریپروڈکٹیو ہیلتھ، میں نے یہ آپ کو بریف کیا. نیکسٹ اسکوپ نیکسٹ پریزنٹیشن میں ڈسکس کرتے ہیں.